दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 46वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जवाब देने के स्थान पर मिस्टर चीफ ने उल्टा प्रश्न किया। अपने बयान पर मिस्टर बलवंत ने तुमसे क्या कहा था? यही ना कि उन्होंने ब्रेक्स का निपल चेक किया है? यस सर। जबकि निरीक्षण के बाद तो ब्रेक पाइप लूज पाया गया है। ओह! जासूस उछल पड़ा। इसका मतलब कि ये बलवंत धोखा खा गया था। इस इंफॉर्मेशन से सारी गुत्थी को कुछ और उलझा दिया है। जाहिर है कि गजराज ने ही बलवंत को धोखा देने के लिए ब्रेक का पाइप यूज किया था। फिर वही कैसे मर गया और सीमा जीवित कैसे बच गई? यह सब कुछ सीमा का ही तो मर्डर करने के लिए किया गया था। वाकई अजीब उलझन है सर। अब इस गुत्थी को केवल सीमा का बयान ही सुलझा सकता है। कुछ ही देर हमने अस्पताल फोन किया था। डॉक्टर का कहना है कि सीमा को कोई भी ऐसी चोट नहीं आई है जिसे गंभीर कहा जा सके। यो जिस्म पर खरोंचे तो ढेर सारी है। बाएं कंधे और सिर के बाएं भाग में जख्म गहरे हैं। अभी वह बेहोश है और परंतु डॉक्टर के अनुसार शीघ्र ही होश में आ जानी चाहिए। तुरंत वहां चले जाओ। संबंधित पुलिस इंस्पेक्टर का अपना परिचय दे देना। उसके साथ ही तुम्हें भी सीमा के बयान लेने हैं। ओके सर। कहकर वो जासूस खड़ा हुआ। मिस्टर चीफ ने एक्सचेंज नंबर का रिंग किया और संबंध स्थापित होने पर बोले, मुझे अमृतसर LIC के मेन ब्रांच का नंबर चाहिए। काफी कोशिश करने के बाद रोती हुई सीमा ने बताया, मुझ अभागिन को बचाने के चक्कर में ही उन्होंने खुद अपनी जान गंवा दी। आपको बचाने के चक्कर में? रो के जासूस बुरी तरह उछल पड़ा। जी हाँ, मगर हमने तो सुना है कि वो आपका मर्डर करने के चक्कर में था। आपने ठीक सुना है। ये बात उन्होंने आखिरी क्षणों में मुझे बताई। शायद वे टूट गए थे। उनके दिल में आवाज उठी कि वो कुछ करने जा रहे हैं, वो गलत है, इसलिए उन्होंने। सीमा अपना वाक्य बीच में ही रोककर फवक कर रो पड़ी। ये पहली जैसी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। प्लीज सीमा जी, हमें खुलकर बताइए कि एक्सीडेंट से ठीक पहले आखिर हुआ क्या था? तब सीमा ने कहा, जब मैंने अचानक से उनके तेज ड्राइविंग करने के बारे में पूछा तो एक खूंखार अंदाज में कह उठे, बकवास बंद कर कुतिया। चुपचाप बैठी रहे और उनके ऐसा कहने पर मैं बुरी तरह से चौंक कर सिर्फ राज ही कह सकी थी। मैं विस्फारित नेत्रों से उन्हें देख रही थी। चेहरे पर कठोरता लिए कार की स्पीड को बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। मेरे मुंह से बोलने फूट रहा था और देखते ही देखते जाने किन विचारों के वशीभूत उनके चेहरे पर मौजूद कठोरता पिघलती सी चली गई। उस क्षण मैंने साफ देखा था कठोरता का स्थान वेदना लेती चली गई और वे बोले, सीमा, क्या बात है राज? तुम कुछ एबनॉर्मल लग रहे हो। असमंजस में फंसी सीमा ने पूछा। गाड़ी के ब्रेक फेल है राज। मैं चिहुक उठी। वे कहते ही चले गई और उन्हें मैंने फेल किया है। उफ, कितना नीच और जलील हूं मैं। तुम्हारा ही मर्डर करने के लिए मैं इतने आगे निकल आया और तुम मुझे अपना शंकर मानती हो सीमा। उफ, कितना कमीना हूं मैं। मुझे माफ कर दो। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अब गाड़ी मुझ पर संभल नहीं रही है सीमा। उफ, मेरी आंखें भी खुली तो कितनी दूर जाकर। अब मैं खुद से भी तो इस गाड़ी को कहीं टकराने से नहीं रोक सकता। काश मुझे कुछ देर पहले होश आ गया होता, मगर नहीं। मैं तुम्हें हरगिज नहीं मरने दूंगा सीमा। तुम्हें हरगिज नहीं मार सकता मेरी देवी। कहने के साथ ही गजराज ने स्टीयरिंग छोड़कर मेरी तरफ वाला दरवाजा खोला और मेरे को समझने से पहले ही उन्होंने मुझे उठाकर एक पेड़ की तरफ बढ़ रही गाड़ी के बाहर फेंक दिया। सीमा का बयान सुनकर रो का जासूस, पुलिस इंस्पेक्टर और वहां मौजूद डॉक्टर भी सन्न रह गए। कई क्षणों तक उनमें से किसी के मुंह से आवाज न निकली। बुरी तरह से सिसकती हुई सीमा ने कहा, बाद में शायद उन्होंने भी गाड़ी से कूद जाने की कोशिश की थी, मगर मुझे बचाने के चक्कर में वे खुद। अगर वो मुझ अभागिन को बचाने की कोशिश न करते तो शायद खुद बच सकते थे। यानी सचमुच गजराज आपके मर्डर की योजना पर काम कर रहा था, मगर अंत में मुझे बचाते बचाते वे खुद ही अपनी जान गंवा बैठे। कमरे में खामोशी छा गई। इस खामोशी में गूंज रही थी केवल सीमा की सिसकारियां। सीमा का बयान एक प्रकार से पूरा हो चुका था। इंस्पेक्टर रो के जासूस का और जासूस इंस्पेक्टर के चेहरा देखने लगा था। फिलहाल दोनों में से किसी का कोई भी सवाल नहीं छूट रहा था जिसका जवाब वे सीमा से जानना चाहते हों। एकाएक ही डॉक्टर बोला, शायद इसीलिए कहते हैं कि इंसान भगवान और शैतान के बीच की कोई वस्तु है। गाड़ी की रफ्तार तेज होने तक मिस्टर गजराज पर शैतान हावी रहा, मगर अंतिम समय में भगवान। आखिरी क्षणों में शायद उसकी अंतरात्मा जाग उठी थी। कोई कुछ नहीं बोला। इंस्पेक्टर और जासूस उठकर कमरे से बाहर चले गए। जब डॉक्टर के जाने के बाद भी मुद्दा तो सीमा ने उससे पूछा, डॉक्टर, हमारे फैमिली डॉक्टर मिस्टर ढिल्लन अभी तक नहीं आए? मैंने फोन कर दिया है सीमा जी, आते ही होंगे। कुछ ही देर के बाद अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति कमरे में आया
वो सीमा के पिता का दोस्त डॉक्टर ढिलन था। उसे देखते ही सीमा की रुलाई कुछ और ज्यादा जोर से फूट पड़ी। डॉक्टर ढिलन ने तेजी से आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। मैं बर्बाद हो गई डॉक्टर अंकल, सब कुछ लूट गया मेरा। सिसकियों के बीच ही कहती हुए ढिलन से लिपट गई। सब ठीक हो जाएगा बेटी, धीरज रखो, भगवान की होनी को कौन टाल सकता है। मुझे यहाँ से ले चलिए डॉक्टर अंकल, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे घर ले चलिए, मैं उनके अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ। हम कोशिश करते हैं बेटी, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई, कहते समय डॉक्टर ढिलन की आंखें भर आई। हाँ हाँ हाँ। संध्या टाइम्स पढ़ने के बाद निकलसन ठहाका लगा उठा और फिर अखबार को एक तरफ उछालता हुआ खुशी से झूमता हुआ बोला, इसे कहते हैं स्कीम, और यही होती है एक हत्या एक सुहागिन की। गजराज मर गया दोस्तों, हमारी योजना 100% कामयाब हो गई। अब हम वेन के बहुत नजदीक हैं। ब्रिजेश की आत्मा को वेन का पता बताना ही होगा। क्यों न हम ब्रिजेश की आत्मा का आह्वान करें। बागेश ने राय दी। अभी नहीं। अपने हाथ पर बंधी रिस्ट वॉच के समय देखते हुए निकलसन ने कहा, उसके आने पर 12 बजने वाले हैं। निकलसन का वाक्य समाप्त हुआ ही कि हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ फार्म हाउस के तहखाने का दरवाजा खुला। वो आ गई है, टीटू और बल्लो के मुंह से निकला। फिर सीमा तहखाने में उतरती नजर आई। उसकी टांगे बिल्कुल ठीक थी। सीमा के समूचे शरीर पर बेदाग सफेद लिबास था। दूध के से रंग का ब्लाउज और हल्के से रंग का रेशमी सफेद साड़ी पहने वह तहखाने में उतरती जा रही थी। इस वक्त उसके संगमरमरी चेहरे पर कठोरता थी। वो समूची ही संगमरमर से बनी कोई प्रतिमा सी महसूस हो रही थी। न मांग में सिंदूर था, न मस्तक पर बिंदिया, न कलाइयों में चूड़ियां थी और न कंठ में मंगलसूत्र, न पैर की उंगलियों में बिछुए थे और न नाक में नथ, क्योंकि अब वो सुहागिन नहीं थी। तहखाने में ऐसी खामोशी छा गई कि सो भी गिरे तो आवाज सब सुन सकी। सीमा खामोशी के साथ उन चारों के सामने आ खड़ी हुई। निकलसन, बल्लो, बगेश, टीटू की नजरें उस पर केंद्रित थी। अचानक वो बोली, हमारी योजना कामयाब हो गई। जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तब सुहागिन थी, मगर अब विधवा हो गई हूँ। सुहागिन की हत्या हो चुकी है। समझे कुछ? इसे कहते हैं हत्या एक सुहागिन की। मर्डर राज का हुआ, मगर मरी है सुहागिन। पहेली को इस गहराई को अच्छी तरह समझने के बाद भी तो हमने तुम्हारी मदद की थी। मदद मेरी नहीं, मैंने तुम्हारी की है, सीमा ने कठोर स्वर में कहा। चलो ऐसा ही सही, मगर शायद हमें ब्रिजेश की आत्मा के वेन का पता पूछना चाहिए। अभी ब्रिजेश की आत्मा की सिर्फ एक ही शर्त पूरी हुई है, दूसरी बाकी है। वो भी तुम ही पूरा करोगी? जरूर, सीमा ने कहा, मगर उससे पहले मैं कुछ विषयों पर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। किन विषयों पर? बागेश ने कहा। सबसे मुख्य विषय है नोट छप जाने से उनका बंटवारा। बंटवारा? चौंकर वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर निकलसन ने पूछा, बंटवारे के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? पूरी रकम में से 3 हिस्से मेरे होंगे और एक एक तुम चारों का। 3 हिस्से तुम्हारे, एक हिस्सा ब्रिजेश का, नोट छपने से पहले वो, क्योंकि मुझे उसकी बीवी का देना होगा, दूसरा राज का और तीसरा मेरा अपना। वे चारों एक दूसरे की तरफ झांकने लगे। प्रश्नवाचक दृष्टि से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनका सबका नेतृत्व करते हुए बागेश ने पूछा, ब्रिजेश और तुम्हारा हिस्सा तो समझ में आता है, मगर राज का? वो हिस्सा तुम्हें देना होगा। सीमा बड़े ही कठोर स्वर में गुर्राई। चारों को जैसे सांप सूंघ गया था। तहखाने में सनसनी फैल गई थी। हल्की सी मुस्कान के साथ सीमा ने कहा, राज के मरने से न सिर्फ दोनों शर्तें पूरी हुई, बल्कि तुम लोग भी एक बहुत बड़ी मुश्किल से बच गए हो। राज रो की नजरों में था। रो उसके जरिए तुम लोगों तक पहुंचने का प्रयत्न कर रही थी, मगर राज की मौत के बाद यही संभावना भी खत्म हो गई और ये करने का श्रेय मुझे जाता है। मगर हिस्से काम के आधार पर नहीं, बल्कि बराबर की पार्टनरशिप पर होने चाहिए। पार्टनरशिप भी काम के आधार पर ही होती है। बल्लो बोला, इस तरह तो हम भी कह सकते हैं कि तुमसे ज्यादा काम हमने किया है, क्योंकि तुम वेन रॉबरी में शामिल नहीं थी। अगर मैं मदद नहीं करती तो वेन रॉबरी में तुम लोगों द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार हो चुकी होती। वहीं खामोशी छा गई। चारों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी के पास भी सीमा की बात का जवाब न रहा हो। आंखों ही आंखों में उन चारों की बात हुई। फिर सभी का नेतृत्व करते हुए निकलसन ने कहा, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। सारी बातें तय होने के बाद सीमा ने कहा, एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। क्या? निकलसन ने पूछा। यह कि ब्रिजेश की आत्मा के जेहन में हत्या वाली बात कहां से आई और दूसरी शर्त को रखने से पीछे उसका अभिप्राय क्या था? उस कमबख्त को पहेलियां पूछने का शौक था, जो मरने के बाद भी हमें नहीं बख्शा। इसके अलावा और क्या अभिप्राय हो सकता है कोई? मैं नहीं मानती। निश्चय ही उसका कोई अभिप्राय जरूर रहा होगा। अगर रहा हो तो शायद उसकी आत्मा ही बता सकती है।
तो क्यों न उसकी आत्मा से ही बात कर ले। सीमा ने टीटू की तरफ देखते हुए पूछा। बल्लो कह उठा, हम तो कब से यही कह रहे हैं। तो चलो, सीमा ने स्वीकृति दी। तुम सब लोग यही ठहरो, मैं आत्मा को आह्वान करने के लिए तैयारी करता हूँ। कहने के बाद निकलसन उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें ब्रिजेश की आत्मा से बात करते थे। सबकी नजरें उस पर केंद्रित थी। कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था और चौखट पार करने के बाद अभी शायद उसने 2 ही कदम अंदर रखे कि भड़ाक से एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। पलक झपकते ही कमरे के अंदर से चटकनी लगने की आवाज आई। ऐसा अंदर क्या हो गया था, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 47वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था और चौखट पार करने के बाद अभी शायद उसने 2 ही कदम अंदर रखे कि भड़ाक से एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। पलक झपकते ही कमरे के अंदर से चटकने चढ़ने की आवाज आई। सीमा, बागेश, बल्लो और टीटू अभी होश में नहीं संभाल पाए थे कि तू कमरे के अंदर से निकलसन के चीखने की आवाज आई। तू यहाँ? हरामजादी कुतिया, तेरी तो तलाश में भटक रहा था मैं। तू यहाँ कैसे? हॉल में खड़े चारों व्यक्ति सन्न रह गए। कमरे के अंदर से एक भर्राई हुई आवाज बाहर निकली। हवा हूं, कहीं भी आने जाने के लिए मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। हवा? हाँ, हवा ही तो है तू। गुस्से में सिलगती हुई निकलसन की आवाज। मैं भला तुझे कैसे भूल सकता हूं? मेरे हाथ तू कभी नहीं आई, तेरे ही कारण मैं बर्बाद हो गया कमीनी। दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूं। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा, कच्चा चबा जाऊंगा तुझे। पहले इस हंटर से तो बच बेवकूफ। हंटर से भला तू मेरा क्या कर लेगी? देख मैं क्या करती हूं। इस वाक्य के बाद अंदर से हंटर के हवा में तैरने की उत्पन्न आवाज से उभरी और उसी के साथ गूंजी निकलसन की चीख। फिर कमरे के अंदर से निरंतर हंटर की सड़ाक सड़ाक और निकलसन की मर्मात्मक चीखें गुजरने लगी थी। साफ जाहिर था कि कोई उसे हंटरों से मार रहा था। सीमा, बागेश और टीटू और बल्लो वो सामने खड़े सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो गया था। अजीब सा सस्पेंस और सनसनी फैल गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अंदर कौन है। सबसे पहले सीमा ही होश में आई। वो बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी। हिम्मत करके टीटू, बागेश, बल्लो भी लपके। अंदर से अभी तक सड़ाक सड़ाक और निकलसन के चीखने की आवाजें आ रही थी। कौन कौन है अंदर? दरवाजे पर बुरी तरह से बड़बड़ाती हुई सीमा ने पागलों की तरह चीख कर पूछा तो कमरे के अंदर से गुर्राहट उभरी। तुम सब चुपचाप खड़े रहो। कौन हो तुम? हम दरवाजा तोड़ देंगे। बकवास मत करो। अगर तुमने ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश की तो मैं निकलसन को जान से मार डालूंगी। फिर तुम कभी ब्रिजेश की आत्मा से बात नहीं कर सकोगी। दरवाजा पीटते हुए सीमा के हाथ रुक गई। जुबान तालों में कहीं जा चिपकी। भयभीत अंदाज में उसने बागेश, टीटू और बल्लो की तरफ देखा। वे बेचारों तो वैसे ही हक्के बक्के खड़े थे और थर थर कांप रहे थे। दिमाग जैसे कुंद सा गया था उनका। कमरे के अंदर से लगातार हंटर और निकलसन के चीखने की आवाजें आती रही। कुछ ही देर के बाद निकलसन की आवाजें आनी बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। कमरे में ही नहीं बल्कि समूचे तहखाने में। फिर धाएं एक फायर की आवाज गूंजी। वे चारों कमरे के बाहर खड़े खड़े यूं कांप गए जैसे भूचाल के आने पर खंबे कांप जाया करते हैं। तभी अंदर से गुर्राहट उभरी। डरो मत, यह फायर मैंने निकलसन पर नहीं किया, सिर्फ हवाई फायर था, तुम्हें यह बताने के लिए कि मेरे पास रिवॉल्वर भी है। अगर मेरे हुक्म के खिलाफ किसी ने कोई भी हरकत की तो मैं तुम सबके परखचे उड़ा दूंगी। साहस करके सीमा ने पूछा, कौन हो तुम, क्या कहना चाहती हो? फिलहाल सिर्फ ये बागेश के दरवाजे पर छोड़कर तीनों पीछे हट जाओ। बागेश के चेहरे पर रहा सहा रंग भी उड़ गया। पीला जर्द पड़ गया और काटो तो खून नहीं, चेहरा ही नहीं बल्कि सारा जिस्म पसीने पसीने हुआ जा रहा था। अंदर से चेतावनी उभरी। तुम तीनों दरवाजे से दूर हटते हो या निकलसन की खोपड़ी में उतार दूं गोली। सीमा, टीटू, बल्लो एकदम दरवाजे से दूर हट गई। बागेश बेचारा वहीं चिपका खड़ा रहा जैसे हाड़ मांस का इंसान नहीं बल्कि पत्थर की कोई शीला हो। आवाज पुनः उभरी। अब मैं दरवाजा खोल रही हूं। सिर्फ बागेश ही अंदर आई। अगर उसके अलावा किसी ने भी अपने आने की कोशिश की तो उसकी खबर मैं नहीं, मेरा रिवॉल्वर लेगा। एकदम सन्नाटा छा गया था। दरवाजा खुला। खोलने वाली शख्सियत नहीं चमकी। अंदर आओ बागेश। बागेश बेचारे के तो पैर ही थर थर कांप रहे थे जैसे एक एक क्विंटल के हो गए हो। सांप की सी फुंकार उभरी। आ रहे हो या नहीं? बड़ी ही दयनीय नजरों से उसने अपने साथियों की तरफ देखा, मगर वे बेचारे कर ही क्या सकते थे। उनकी हालात भी उससे कम दयनीय नहीं थी। अंत में धड़कते दिल से कमरे के अंदर कदम रखना ही उसे पड़ा। अंदर कदम रखते ही उसकी नजर एक सफेद नकाबपोश पर पड़ी और उसी ने आदेश दिया, दरवाजा बंद कर लो। एक कोने में बेहोश पड़े निकलसन पर दृष्टि डालते हुए
यंत्र चालित से अंदाज में उसने दरवाजा बंद कर लिया। झटकनी चढ़ाकर घूमा। तुम? अरे ये तुम हो? मैं तो डर ही गया था। मगर तुम यहाँ कैसे? कहाँ गुम हो गई थी तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। सच टीटू, भले ही तुम्हारे बारे में चाहे जो सोचता रहा हो, मगर मैंने हमेशा यही माना कि तुम में कोई गलती नहीं की थी। उस बेवकूफ को समझाता भी रहा हूं मैं, मगर वो बागेश के आगे एक शब्द भी चीख में बदल गए। फिर किसी जिस्म के फर्श पर गिरने की आवाज उभरी। टीटू की बुद्धि कुंद होकर रह गई। वह सोचने लगा कि बागेश के शब्दों में ऐसा लगता जैसे वो उसे बहुत प्यार करता हो। जो अंदर है वैसा महसूस कर देता जैसे उसे जानता है। कौन है वो, और है कौन? सीमा ने फुसफुसाकर टीटू से पूछा। कौन है वो? मैं नहीं जानता, टीटू ने शुष्क स्वर में कहा। फिर बागेश की तरह ही टीटू को भी कमरे के अंदर बुलाया गया और एक बार फिर दरवाजा बंद होते ही टीटू की आवाज सुनाई दी। ओह, तो ये तुम हो संगीता? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। टीटू पागलों की तरह चीख रहा था। आई हेट यू। मगर तुम यहाँ कहाँ से आ गई? तो क्या किसी वेश्या के कोठे पर होना चाहिए? अब समझा कि बागेश वो सब क्यों कह रहा था। बेवकूफ है साला, सभी तुम्हारी फितरत को पहचानता नहीं है उसने। जिस दिन पहचान लेगा उस दिन वो भी तुमसे नफरत करेगा। सुना तुमने? नफरत, हेट, आई हेट यू। फिर वही टीटू की चीख, एक जिस्म के फर्श पर गिरने की आवाज। इस बार बल्लो को बुलाया गया। चटकने चढ़ाने के बाद वह घुमा और अगले ही पल सामने खड़ी शख्सियत ने चौथी बार अपने चेहरे पर पड़े सफेद नकाब के नीचे लिया। नीलम को देखते ही बल्लो के मुंह से घुटी घुटी चीख निकल गई। तुम? हाँ मैं। नीलम गुर्राई। पहचाना? बल्लो के चेहरे पर इस सिरे से उस सिरे तक आतंक ही आतंक छा गया था। आंखों में खौफ था और वह जोड़ी के उस मरीज की तरह कांप उठा जिसे बर्फ की सिल्लियों के बीच खड़ा कर दिया गया हो। दहशत के कारण वो घूमा और हाथ अभी चटकने खोलने के लिए बड़ा ही था कि उसने कहा, खबरदार। नीलम उसकी तरफ रिवॉल्वर तनकर गुर्रा उठी। रुक जाओ वरना शूट कर दूंगी। बल्लो ने न सिर्फ ठिठक गया बल्कि पलटकर एकदम गिड़गड़ा उठा। मैंने कुछ भी नहीं किया था। सच में भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि वो हरामजादी वहां खुद ही आई थी। मैं उसे नहीं लाया था। मुझे माफ कर दो। झूठ बोलता है कमीने। बल्लो दौड़कर नीलम के कदमों में लिपट गया। बुरी तरह से रोकर गिड़गिड़ाता बोला, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई दोष नहीं था। मैं अपनी जान की भीख मांग रहा हूं तुमसे। नीलम ने दांत भींचकर अपने पैरों में से पड़े बल्लो के कनपट्टी के पूरी ताकत से रिवॉल्वर के दस्ते पर वार किया और एक चीख के साथ बल्लो फर्श पर लुढ़क गया। नीलम ने एकाएक उन चारों पर नजर डाली, फिर रिवॉल्वर और हंटर एक तरफ फेंके और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इस वक्त भी उसके जिस्म पर पागल खाने वाला लिबास था। खद्दर की सफेद धोती और उसी कपड़े का फूल बाजू वाला ब्लाउज, मगर वह इस धोती सलीके से बांधे हुए थी। बालों में गर्द जरूर थी किंतु उसे कसकर बना एक बन बना रखा था। आंखों के चारों तरफ बने काले धब्बे मानो अजीब और भयावह भयूत के निशान थे। धीरे धीरे चलती हुई वह दरवाजे के समीप पहुंची। चटकने खोलते ही बायां बाजू ऊपर उठाया और धोती का पल्लू नीचे गिर गया। सामने आ गया कपड़ों का बना उसके बाजू पर एक पिन की मदद से लगा पागलखाने का एक बिल्ला। इस बिल्ले पर एक काली शाइन से लिखा था, सो। पल्लू वापस कंधे पर डालती हुई नीलम ने दरवाजा खोल दिया। सामने ही सीमा खड़ी थी। तू यहां? सीमा के हलक से चीख निकल गई। नीलम कुछ बोली नहीं। सीमा के चेहरे पर बड़ी तेजी से सैकड़ों भावों का आवागमन हुआ और फिर अंत में वह ठहाका लगाकर हंस पड़ी। एक बार तो हंसी तो रुकी ही नहीं, पागलों की तरह पेट पकड़कर हंसती रही और सारे हॉल में उसे घूमने लगी। ठाकों के बीच ही वह कह रही थी, कमाल है नीलम, तू यहाँ तू कैदी नंबर 100 जेल में भी पागल खाने में भी और एक ही नंबर 100 भाई कमाल हो गया। यहाँ प्रकट होकर तूने हद कर दी पागलों की तरह क्यों हंसते चली जा रही थी सीमा? नीलम में ऐसा क्या था जो उसे पागलों के समान ठाके लगाकर हंसने पर विवश कर रहा था? कौन थी नीलम? देखते ही बल्लो उसके पैरों में क्यों पड़ गया था? वेन को उड़ाने की मुख्य प्लानिंग किसकी थी? क्या ब्रिजेश की आत्मा ने वेन का पता बता दिया? यदि हाँ तो वेन कहाँ थी और मिलने के बाद उसका क्या हुआ? यदि नहीं तो वेन का पता कैसे लगा? क्या वाकई ब्रिजेश मर चुका था? ब्रिजेश की आत्मा का सुहागिन की हत्या कराने के पीछे क्या अभिप्राय था? नीलम यहाँ कैसे पहुंच गई और क्या चाहती थी? वेन रोबरी का गजराज की हत्या वाले झमेले में उसका क्या संबंध था? क्या 2-in-1 वाले नकाबपोश नीलम ही थी? क्या वेन में मौजूद कागज दौलत में बदल सके और हाँ तो उनका उपयोग किया गया है, या वाकई पूरी ईमानदारी के साथ बंटवारा हो चुका? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इस दौलत के बूते पर मानवता के खिलाफ कोई बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई हो?
बलवंत ने क्या करिश्मे दिखाए? क्या वो वाकई अंधेपन का नाटक कर रहा था? भारत के सर्वोच्च जासूसी संस्था क्या सचमुच धोखा खा गई है? अगर नहीं तो इसके खुर्राट जासूसों के क्या हंगामे किए। और फिर आपको याद है ना कि पंडित जी अमृतसर ट्रांसफर हो चुके थे और अमृतसर में गजराज की एक पॉलिसी थी, गजराज मर चुका था, तो क्या पंडित जी ने इस क्लेम को चैलेंज किया? क्या वे फिर से मैदान में उतरे? यदि हाँ तो इस बार क्या खुल खिलाएंगे उन्होंने? गजराज की हत्या सीमा ने किस योजना के अंतर्गत क्यों और कैसे की? क्या योजना थी उसकी? क्या वह इस कथानक के प्रारंभ से ही किसी सुलझी हुई स्कीम पर काम कर रही थी? उपरोक्त और इनके अलावा हर सवाल का जवाब कैदी नंबर 100 जो इस उपन्यास की सुलझने में रह गई। कैदी नंबर 100 नीलम की कहानी, सीवा बलबत बल्लो बागेश टिटो और निकलसन की कहानी कैदी नंबर 100। उसमें रंग भर रहे हैं कैया पंडित जी और रो के खुर्राट जासूस कैदी नंबर 100। कुछ नए दिलचस्प पात्रों की कहानी भी है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी कैदी नंबर 100 भी सुननी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आगे का सारा सारांश आपको कैदी नंबर 100 में मिलेगा। अगर आपको वो कहानी सुननी है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कैदी नंबर 100। आप कमेंट करके जरूर बताना।